काले धन को देश में वापस लाने व व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के साथ साथ राष्ट्र निर्माण में भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका हो, जिससे ये संपूर्ण राष्ट्र जाग उठे, देश से भ्रष्ट व्यवस्था को समाप्त किया जा सके। इस उद्देश्य के साथ जननायक स्वामी रामदेव जी इन दिनों भारत स्वाभिमान के ग्राम, प्रखंड एवं सक्रिय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। 29 मार्च से अंबाला से शुरू हुई ये यात्रा हिसार, जयपुर, रोहतक होते हुए 2 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के आगरा पहुंची। आगरा पहुंचने पर पूज्य स्वामी जी का कार्यकर्ताओं ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मंच पर गणमान्य व्यक्तियों ने दीप प्रज्वलन किया व स्वामी जी को फूलों की माला पहनाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। यहां पर स्वामी जी महाराज एवं भारत स्वाभिमान के मुख्य केंद्रीय प्रभारी भाई राकेश जी ने राष्ट्र निर्माण में संगठन एवं आदर्श नेतृत्व की भूमिका पर प्रकाश डाला। आज की बैठक का मुख्य मुद्दा है जो माफिया राज देश में कायम हो गया है। अधिकांश राजनीतिक पार्टियों ने सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से देश के लोगों के साथ धोखा किया है, छल किया है, विश्वासघात किया है, वंचना दी है, उनको निराश किया है। तो इस माफिया राज को खत्म करने के लिए विदेशी कंपनियां जो देश को आर्थिक रूप से गुलाम बना चुकी हैं, आर्थिक आजादी के लिए जल, जंगल, जमीन, भू संपदा उनकी और बजट की जो लूट हो रही है, ये 5 बड़ी लूट हैं। जल, जंगल, जमीन, भू संपदा और बजट की लूट, ये 5 लूट है। यहीं से पूरा देश लूट रहा है। जल, जंगल, जमीन, भू संपदा और बजट की लूट जो बदस्तूर आज भी जारी, और अभी तक 1000 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा लूट चुके हैं, जिसका करीब 10% बाहर गया है और 90% अंदर है। वो 10% बाहर गया है, वो बाहर का ब्लैक मनी है, वो इलीगल मनी के रूप में, इलीगल एसेट्स के रूप में। एक तो होता है धन, एक होती है संपदा। उसका सोना खरीद ली, उसकी जमीन खरीद ली, उसके लिए उसकी मकान खरीद लिए, उसको अलग अलग बिजनेस में लगा दिया। तो इलीगल मनी, इलीगल एसेट्स के रूप में वो पैसा होता है। वो देश के अंदर भी जो 90% काला धन है, वो किस में लगा हुआ है? बड़े रूप में अवैध सोना, इलीगल गोल्ड, इलीगल माइनिंग, इलीगल लैंड, इलीगल ड्रग्स। एक तो लीगल ड्रग्स भी होते हैं, जैसे शराब, बीड़ी, सिगरेट आदि की जो लाइसेंस दिए जाते हैं। ये इलीगल इतना बड़ा है, उसका सोच भी नहीं सकते आप। फिर ऐसे ही हेल्थ में, एजुकेशन में, पॉलिटिक्स में तो लगा हुआ है, काले धंधों में तो काला धन लगा ही हुआ है। तो आज मैंने कहा देश की जो बड़ी समस्या, जल, जंगल, जमीन, भू संपदा और बजट की लूट, यहां से लूट रहे हैं। और लूटा हुआ जो पैसा वही काला धन है। पहले का लूटा हुआ वापस लेना वो उनका नहीं है, वो हम सब का है। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। सब लोगों को जाकर के आप चुनाव से पहले इन बातों को बता देंगे तो भी देश में एक ऐसी हवा आएगी। मैंने कहा है कि 2014 या जब भी लोकसभा के चुनाव होंगे, उससे पहले एक ऐसा तूफान उठेगा और उस प्रलय में ये माफिया राज खत्म होगा और एक आदर्श राजनीतिक व्यवस्था देश में कायम होगी। उसके लिए काम करना है। यह आज की बैठक का उद्देश्य है। ये लूट कैसे हुई है, इसके लिए फिर आप लोगों को प्रमाण सहित याद रखें कुछ बातें। आपको इतने वेदों के मंत्र, गीता के श्लोक, अपने घर गृहस्थी की, देश दुनिया की इतनी बातें पता है, तो देश के बारे में भी तो पता होना चाहिए कि अब तक की जो लूट हुई उसके ऊपर प्रोफेसर कैल्डोर ने क्या कहा, वांचो कमेटी ने क्या कहा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी ने क्या कहा, उसके लिए भारत के इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं, और उसके लिए पूरी दुनिया में जो बड़ी एजेंसियां हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी, GFI उसको शॉर्ट में बोलते हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी क्या कहती है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या कहती है, उसके लिए टैक्स जस्टिस नेटवर्क क्या कहता है, उसके लिए वर्ल्ड बैंक क्या कहता है, उसके लिए IMF क्या कहता है,
उसके वर्ल्ड के टॉप इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं, ये सबको बताना। यही काम तो किया था हमारे क्रांतिकारियों ने। अंग्रेजों के जो जुल्म थे, जातियां थे, अंग्रेजों ने जो क्रूरता की, बर्बरता की, देश की लूट की, उसके बारे में बताते थे। पूरा देश खड़ा हो गया। अंग्रेज बहुत ताकतवर थे, 70 से ज्यादा देशों में उनका साम्राज्य था। वो कभी नहीं सोचते थे कि हम हिंदुस्तान छोड़ करके जाएंगे, लेकिन 70 से ज्यादा देशों में जिन अंग्रेजों का साम्राज्य था, जिनके पास बड़ी बड़ी तोपें थी, और जो उनके खिलाफ बोलता था उसी को तोप के गोलों के सामने रख करके उड़ा दिया जाता था, फांसी के फंदे पर उनको लटका दिया जाता था। उनके खिलाफ भी एक वातावरण बना दिया। 30-32 करोड़ हिंदुस्तानी उनके खिलाफ खड़े हो गए, उनसे नफरत करने लगे। 15 अगस्त 1947 को कोई डर के नहीं भागे अंग्रेज इस देश में। पूरे देश की घृणा हो चुकी थी। और 1857 की क्रांति से लेकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज तक जो इस देश के अंदर जो सैलाब उठा क्रांति का, जो बगावत और विद्रोह के स्वर उठे, उससे अंग्रेज हिल चुके थे, इसलिए उनको जाना पड़ा। वही विद्रोह, वही बगावत, वही क्रांति के स्वर घर घर में, जन जन में आप सबको जगाना है। इस भ्रष्ट सत्ता और व्यवस्था के प्रति घृणा और नफरत पैदा करनी, ये काम तो आज हमें करना है। और वो काम कैसे होगा? ये माफिया राज कैसे कायम है भाई? ये एमएनसीज कैसे आर्थिक लूट कर रही है देश की? इनका प्रचार तंत्र, इनका संगठन तंत्र दोनों बड़े मजबूत हैं। एक बात याद रख लो, इनका प्रचार तंत्र ये झूठ को सच करके बताते हैं, ये मौत को जिंदगी के रूप में प्रस्तुत करते हैं और जिंदगी को मौत बना देते हैं। आप देखो इनका प्रचार तंत्र। कोई बीड़ी, कोई सिगरेट, शराब, गुटखा आदि का जब ऐड करते हैं ना, तो आदमी को लगता है सारा स्वर्ग, सारी जन्नत तो इसी को खाने और पीने में है। तो लोगों ने को खाने पीने में लग जाते। इनका झूठा प्रचार तंत्र और इनका कुटिल संगठन तंत्र। आज किसी भी दुकान पे जाओगे तो क्या मिलेगा? सामने लगी हुई लड़ियां, जैसे पहले वो तोरण द्वार सजाया करते थे, सारी दुकानें सजी हुई हैं मौत के तोरण द्वारों से। इनका तंत्र देखिए, इनका प्रचार तंत्र और इनका संगठन तंत्र, ये घर घर पहुंचे हुए हैं, ये हर दुकान तक पहुंचे हुए हैं। एमएनसीज हर एक दुकान तक लक्स, लाइफबॉय, फेयर एंड लवली बेच रही हैं, कॉलगेट, पेप्सोडेंट बेच रही हैं। आज तक कोई भी गोरा नहीं हुआ फेयर एंड लवली लगा करके, फिर भी उनकी क्रीम हजारों नहीं हजारों करोड़ रुपए की बिक रही है। क्या है? ये उनका प्रचार तंत्र है। लाखों करोड़ लूट लिए जिन पार्टियों ने, उनको भी वोट मिल रहे हैं, क्योंकि उनका झूठ और सच्चाई देश की वो लोगों तक पहुंची ही नहीं। तो हमें क्या करना है? हमें एक मजबूत संगठन तंत्र खड़ा करना है जो इनके झूठे प्रचार तंत्र को और इनके भ्रष्ट तंत्र को उखाड़ने की ताकत रखता हो। ऐसा संगठन तंत्र बनाना है। ये जिस दिन बन जाएगा उस दिन अपना काम हो जाएगा। और इनके प्रति कोई लोगों की आस्था नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, अपने पास समर्थन तो है, एक संगठन तंत्र और मजबूत खड़ा कर लो। उनके पास तो समर्थन है ही नहीं, समर्थन वहां जीरो है, बस झूठ के बल पर चल रहे हैं वो लोग। अपना संगठन तंत्र मजबूत कर लो। और ये कैसा होना चाहिए? एक जिले में यदि 10 कार्यकर्ता भी समझदार होते हैं तो अपने साथ में 100 कार्यकर्ता जोड़ सकते हैं। संगठन में सबसे बड़ा महत्व होता है व्यक्ति का। देश के प्रशासन की व्यवस्था कौन चलाता है जी? डीएम। राज्य को कौन संचालित करता है राजनीतिक दृष्टि से, व्यवस्थाओं की दृष्टि से? सीएम। और देश को कौन संचालित करता है? लोकतंत्र में सर्वोच्च स्थान किसका है? भारत के लोकतांत्रिक जो ढांचा है उसमें पीएम। वहां प्रेसिडेंट करता है। अमेरिका का प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। ये तो भारत का तो सारा तंत्र ही क्योंकि अंग्रेजों के आधार पर बना था, इसलिए वैसे ही चल रहा है। सुनो जरा गौर से, क्या एक सीएम अच्छा हो तो अपनी उसकी टीम अच्छी नहीं बन जाती? बन जाती। एक पीएम अच्छा हो तो उसकी टीम अच्छी नहीं बन जाती? बन जाती। एक डीएम अच्छा हो तो अपनी टीम अच्छी नहीं बना लेता? बना लेता है। ऐसे ही जिले के जो 5 प्रभारी हैं
भारत स्वाभिमान का, पतंजलि योग समिति का, महिला पतंजलि योग समिति का, युवा भारत किसान पंचायत का, ऐसे तहसील के प्रभारी, एक एक प्रभारी यदि जिम्मेदार हो जाए तो पूरा संगठन तंत्र मजबूत हो जाता है और उनके पीछे बहुत बड़ी शक्ति खड़ी हो जाती है। आप और उसमें बहुत गहरी समझ होनी चाहिए, उसमें गंभीरता होनी चाहिए, उसमें शालीनता होनी चाहिए, उसमें दूरदृष्टि होनी चाहिए, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। वो समझदार, जिम्मेदार, ईमानदार होना चाहिए और उनको जीवन छोटी छोटी चीजों से बनता है, संगठन छोटी छोटी चीजों को मिलाकर के बनता है। एक नहीं तो एक एक बात को सिखाते रहो तो अंतहीन है फिर यूं तो सीखना, लेकिन ऐसी समझदारी से काम लेना। तो एक जिले में यदि ये 5 प्रभारी मजबूत होते हैं तो फिर ये तहसीलों में 5 मजबूत प्रभारियों को बना लेते हैं। फिर ये जिले और तहसील के प्रभारी मिलकर के शहरों में प्रखंड और बूथ स्तर पर, वार्ड और बूथ स्तर पर, और गांव में जिला के जितने भी गांव हैं उनमें गांव और प्रखंड स्तर तक मजबूत संगठन बना लेते। तो कितना हो गया, एक जिले और तहसील में यदि 10-20 कार्यकर्ता भी समझदार होते हैं तो फिर वो गांव, प्रखंड, बूथ और वार्ड स्तर तक जिम्मेदार लोगों को तैयार कर लेते हैं। तो 100 से 200 जिम्मेदार कार्यकर्ता आप तैयार कर लीजिए। आप लोगों को यही काम करना, आप जाकर के एक एक कार्यकर्ता को, जिन्होंने पहले जिम्मेदारी ली हुई है उनको बहुत आशीर्वाद है, उनको उस काम को और मजबूत बनाना, आगे बढ़ाना। कैसे बढ़ाना वो बताता हूं। एक कार्यकर्ता कम से कम 2-3 प्रखंडों की अथवा 2-3 वार्डों की जिम्मेदारी ले सकता है। शहर और तहसीलों के जो अर्बन क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं, जो बाहर जाने में जिनको दिक्कत है, तो आपने वहीं के लिए लीजिए जिम्मेदारी। फिर आप लोग थोड़े दिन के लिए एक जिम्मेदारी लीजिए, थोड़ा सा ज्यादा समय लगाना पड़ेगा, 1-2 महीना, 2-3 प्रखंडों की जिम्मेदारी ले लीजिए। 10-20 गांव एक प्रखंड में हमने तय किए, जहां गांव की संख्या कम है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान आदि, वहां एक प्रखंड में 10 से 15 गांव हमने लिए। और जहां गांव की संख्या ज्यादा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आदि कुछ प्रांत हैं, उड़ीसा आदि, वहां एक एक, क्योंकि एक जिले में हमने औसत 50 प्रखंड बनाने के लिए बोला है, तो एक एक कार्यकर्ता यदि 2-3 प्रखंडों की जिम्मेदारी ले लेता, और यहाँ ज्यादा जहां पर कार्यकर्ता हैं, जहां 50 कार्यकर्ता हैं, तो एक कार्यकर्ता एक प्रखंड की जिम्मेदारी ले, उसके बाद उसको प्रशिक्षित करना। तो जिला, तहसील, वार्ड और प्रखंड पर 100 कार्यकर्ता यदि होते हैं, उनको इस बात के लिए तैयार करें कि वो अपने नीचे 100 कार्यकर्ता तैयार करें। एक प्रखंड प्रभारी 100 कार्यकर्ता कहां से लेगा? वो अपने जिस गांव से उसको चुना गया है, वो अपने गांव के भी 100 कार्यकर्ता ले सकता है, लेकिन नहीं, बोले 10-10 कार्यकर्ता लो, 10 गांव से, 20 गांव से, और वो 10-10 कार्यकर्ता अपने नीचे 10-10 कार्यकर्ता, ये 10-10 का ग्रुप बनता जाता है। और एक प्रखंड प्रभारी, एक वार्ड प्रभारी, उसके नीचे 10-10 की करके 100-100 की टीम तैयार हो जाती है। 10-10 कार्यकर्ता वो एक एक गांव से भी लेता, और 10 गांव उसके अधीन हैं तो 100 कार्यकर्ता हो जाते हैं। उन 100 कार्यकर्ताओं का नाम, उनका पता, उनका फोन नंबर, वो उसके मोबाइल में फीड होना चाहिए। 100 कार्यकर्ताओं का वो हर सप्ताह उनको एक छोटा सा SMS कर दे, या कोई बात करनी हो तो तुरंत उनसे संपर्क कर सके, और उन 100 में से 10 को छांट ले कि बस 100 को कोई भी बात कहनी है, एकदम से ना कह पाऊं तो मैं 10 को कहूंगा, तो ये 10 एक कार्यकर्ता को कहा गांव में तो वो 10 को बोल देगा, तो कितना 100 आदमियों तक। संगठन तंत्र इतना मजबूत होना चाहिए कि मैंने कोई बात कही हरिद्वार से या दिल्ली से, तो 1 घंटे के भीतर, अधिकतम 1 दिन के भीतर वो गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाए। ऐसा मजबूत संगठन तंत्र खड़ा करना, इसके लिए आज की बैठक। और ये जब मजबूत संगठन तंत्र हो जाएगा तब इसका परिणाम क्या होगा, जरा सुनो। अभी जिले और तहसील स्तर पर कार्य बहुत अच्छा हो रहा है, कहीं 25, कहीं 50% तक वार्ड और प्रखंड समितियां भी बन गई हैं, और कहीं कहीं तो 50% ग्राम समितियां भी बन गई हैं। जिन्होंने ये काम किया है उन सब के लिए एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। अब
इसमें स्थिरता कैसे लानी है और इसको आगे कैसे बढ़ाना है, जरा सुनो। ये एकदम बिल्कुल साफ साफ काम, इसको समझने की जरूरत है। यदि नहीं समझेंगे तो ऐसे उलझ पुलझ रहेंगे, ऐसे गफलत में रहेंगे और कुछ नहीं बन पाएगा। तो भाई, जब दूध वाले अपना तंत्र बना सकते हैं, शराब वाले अपना तंत्र बना सकते हैं, गुटखा वाले अपना तंत्र बना सकते हैं, विदेशी कंपनियां अपना तंत्र बना सकती हैं, ये राजनीतिक पार्टियां अपना तंत्र बना सकती हैं, तो हम अपने आप को ऋषियों की, भगवान की संतान कहने वाले, क्या हम एक सात्विक तंत्र देश में नहीं खड़ा कर सकते? उसके लिए प्रबल इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और वो देखो, इसको काम को कैसे करना, ये जितने भी यहां शीर्ष जो संगठन के व्यक्ति हैं, जिनको जिम्मेदारी है एक एक स्टेट की, फिर जिनको जिम्मेदारी है एक एक मंडल की, जिनको जिम्मेदारी है एक एक जिले की, तहसील की, वो इसको व्यवस्थित रूप से रखें। और एक जिले में यदि 100 कार्यकर्ता मजबूत होते हैं और उनको पूरी तरह से हम प्रशिक्षित कर देते हैं, तो वो तंत्र को नीचे तक फैला देते हैं और उसको ठीक से ऑर्गेनाइज करके चलते हैं, सबसे प्यार से बात करते हैं। संगठन बॉस बन करके नहीं चलाया जाता है, संगठन मैनेजर बन करके नहीं चलाया जाता है, संगठन डरा करके नहीं चलाया जाता है, संगठन किसी को पराजित करके नहीं चलाया जाता है, संगठन कोई मात्र कुछ विशेष सामर्थ्य, किसी के पास बोलने का मात्र सामर्थ्य है, किसी के पास केवल पैसे का सामर्थ्य है, किसी के पास केवल समय का सामर्थ्य है, समय दिया हुआ है। इसमें बहुत तरह का सामर्थ्य चाहिए, इसमें कई तरह की चीजों का एक समायोजन होता है, तब एक संगठन बनता है। संगठन में कुछ हाथ का काम करते हैं, कुछ पैर का काम करते हैं, कुछ दिमाग का काम करते हैं, कुछ देखने का काम करते हैं, कुछ सुनने का काम करते हैं, कुछ बोलने का काम करते हैं। हाँ, संगठन में कुछ लोग तो इसी बात के लिए परेशान रहते हैं, बाबा जी हमको बोलने का मौका ही नहीं मिला, फिर ये संगठन किस काम का? मैंने कहा संगठनों में शिक्षा दी जाती है, माला मंच और माइक से जितना दूर रहोगे उतने सुखी रहोगे। फिर बोलो बाबा आप क्यों बोलते हो? मैंने कहा क्या करूं, मुझे बोलना तो इसलिए पड़ता है, शरीर में एक मुख बोलता है तो ठीक है, कान भी बोलने लगे, नाक भी बोलने लगे, आंख भी बोलने लगे, हाथ और पैर भी बोलने लगे, फिर तो चलने वाला ही नहीं काम। इसलिए एक मुख बोले तो ठीक है, पूरा शरीर बोले तो इसका मतलब गड़बड़ हो गया। ये बोल सब जगह बोलना बोलना। तो खैर, मेरा कहने का मतलब ये था कि ऐसा तंत्र बनाना, इसके लिए आपको बुलाया है। इसके लिए क्या करना है भाई? जितना हो सके गांव की समितियां बनाओ, लेकिन सबसे पहले प्रखंड 10-20 गांव के बीच में एक अच्छा उसको निरंतरता भी वही दे पाएगा। पहले समिति का निर्माण करना, बाद में वहां पर योग की कक्षा शुरू करना और फिर उसके नीचे तंत्र खड़ा करना। गांव, प्रखंड, बूथ, वार्ड, तहसील और जिला स्तर पर ये मजबूत तंत्र हो गया तो एक जिले में ग्राम प्रभारी, प्रखंड प्रभारी, बूथ वार्ड प्रभारी, तहसील और जिला प्रभारी, ये कितने हो गए? कम से कम, खाली प्रभारियों की बात कर रहा हूं, उसके नीचे जो कार्यकर्ताओं की टीम होती है, उसका पूरा तंत्र होता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। कितना हो गया? एक जिले के गांव, प्रखंड, बूथ, वार्ड और तहसील, ये 4 स्तंभ हो गए। कितने हो गए? और ये सारे मिलाकर के कितने हो जाएंगे? कम से कम 100 से 200 तो बड़े। गांव छोड़ दो, बूथ छोड़ दो, वो लगाओगे तो हो जाएंगे 2000। गांव और बूथ लगाओगे तो 2000-3000 हो जाएंगे। मैं गांव की बात छोड़ो, अभी खाली मैं 4 बड़े केंद्रों की बात कर रहा हूं, प्रखंड, वार्ड, तहसील और जिला। कितने हो गए? 4। अब ये 4 के ही प्रभारी गिन लो तो कितने हो गए? कम से कम 100 से ज्यादा प्रभारी, सह प्रभारी हैं, 100 से ज्यादा। जिला, तहसील, वार्ड और प्रखंड, ये 100 मजबूत होंगे ना तो इनके नीचे एक 100 की टीम खड़ी हो जाएगी।
100 नेतृत्व की भूमिका वाले, फिर एक अपने, फिर जब जिले में जैसे संगठन बड़ा हुआ तो हमने युवा प्रभारी तय, फिर उसके साथ में महिला प्रभारी, फिर योग का कार्य के लिए पतंजलि योग समिति का प्रभारी, फिर किसानों का एक बहुत बड़ा कार्य है उसके लिए। तो ये तो फिर और ज़्यादा होंगे, लेकिन एक साधारण मैंने बात कही, 100 से 200 ऐसे बड़े कार्यकर्ता हो गए। अब उनके नीचे कितने, एक प्रखंड के नीचे कितने, कम से कम 100, एक वार्ड के नीचे कम से कम कितने, 100 कार्यकर्ता। कहां से बनाएंगे, घर घर जाकर के बनाएंगे, और कहां से बनाएंगे। तो कितने हो गए, 100 के नीचे 100 कितने हो गए, अरे बोलो तो सही। और तुम्हें जब आदमी लाने होते हैं तो 1000 आदमी लाने में भी तुम्हें पसीने छूट जाते हैं। क्यों, क्योंकि संगठन मजबूत नहीं बनाया हुआ है। जिस दिन एक जिले में आपने ये 10,000 आदमी तैयार कर दिए, उनके नाम पता, और जब उनको प्रशिक्षित करना इस बात के लिए कि भाई जब भी जरूरत पड़े देश के लिए, प्रदेश के लिए, तो 1-2 दिन का समय निकाल लेना। भाई 365 दिन अपने लिए काम करते हो। अरे हमारे बाबा को देखो, हमारे उन कार्यकर्ताओं को देखो जिन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी। क्या आप 1-2 दिन नहीं निकाल सकते? और उसके लिए बस में आना है, ट्रेन में आना है, कोई वाहन करके आना है, तो बोले भाई चाहे 2 दिन मजदूरी करनी पड़े, हम 365 दिन अपने लिए कमाते हैं, तो 2 दिन हम देश के लिए भी कमा सकते हैं। ये प्रेरणा देनी होती है, बस ये थोड़ा सा प्रेरणा देने की बात है। अब देखो, आप जब उसको कहते हैं अरे भाई आज तो भाई दिल कर रहा है भाई सबकी पार्टी होनी चाहिए, तो दारू वाले दारू पिला देते हैं, उसके लिए प्रेरणा देते हैं वो लोग, काउंसलिंग करते हैं। भाई आज तो तेरे को पार्टी बनानी पड़ेगी, आज तो भाई बरसात का मौसम है, पकोड़े और बियर हो जाए, वाइन हो जाए, दारू हो जाए, देसी हो जाए, ठर्रा हो जाए। आज इंडिया मैच जीत गया, आज तो ये हो गया, वो कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं और उनको प्रेरित करते हैं। आज तो तेरी तरफ से पार्टी होगी, और दे देते हैं पार्टी। उसमें कितने खर्च होते हैं, कम से कम 10,000, 5,000, 10,000 उसी में खर्च करवा देते हैं, और आदमी भी राजी राजी दे देता है। जब वो काउंसलिंग कर सकते हैं, तो क्या आप देश के लिए, घर से बाहर निकलने के लिए, 1-2 दिन बाहर आने के लिए, जब ये चीजें हमें तैयार करने की, भाई देखो हमें घर के लिए काम करना है, घर गृहस्थ, खेती, व्यापार, बिजनेस, नौकरी, धंधा, हमें सब करना है, लेकिन जब देश के लिए जरूरत पड़े, तो कोई प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा आयोजन होता है, तो हमें सब काम छोड़ करके देश के लिए समय देना है। ये आपने तैयारी कर दी ना। लोकसभा सीट कितनी है, 80 है। एक लोकसभा क्षेत्र से यदि 10,000 आदमी आए तो कितने हो गए, 80 लोकसभा क्षेत्र से, अरे बोलो तो। और कहीं 8 लाख आदमी इकट्ठे हो जाएं तो महाक्रांति होगी कि नहीं? 8 लाख लोगों की जिस दिन तुमने लखनऊ में रैली कर दी ना, तो फिर सरकार वही बनेगी जिसको हम चाहेंगे। और ये बनेगी नहीं, ये बनानी है अपने को। अब देश कैसे चलेगा, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको ना पीएम बनना है, ना सीएम बनना है, ना डीएम बनना है, ना हमें विधायक बनना है, ना एमपी बनना है। लेकिन इस देश में विधायक कौन होगा, इस देश में एमपी कौन होगा, इस देश में सीएम और पीएम कौन होगा, ये आप लोगों को तय करना है। और इसके लिए ये मजबूत तंत्र चाहिए। ये तो हो गया राष्ट्र निर्माण का प्रश्न। और दूसरा, अब चरित्र निर्माण। अब जो ऐसा मजबूत आदमी होगा, वो जो अपने योग का, अध्यात्म का, ये भी तो काम का साथ। ये तो एक प्रश्न है, राजनीतिक प्रश्न है। रोगों में लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, नशे में लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, विदेशी कंपनियां देश को लूट रही हैं, आर्थिक रूप से गुलाम बना रही हैं। कोई सरकारें थोड़ी कर रही हैं, तो लोग ही लूट रहे हैं अपने आप, उनको भी बचाना है। काला धन लेकर के भी आ गए, भ्रष्टाचार को हमने मिटा भी दिया, तो भी तो आदमी तो बनाना है, काला धन ला करके दारू थोड़ी पिलानी है। ये जो है भ्रष्टाचार को मिटा करके हमें एक उन्नत सभ्यता वाला भारत बनाना है, उन्नत चरित्र का भारत बनाना है। तो एक स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान, परम वैभवशाली, चरित्रवान भारत बनाने के लिए योग भी उतना ही जरूरी है, निष्काम सेवा भी उतनी ही जरूरी है। यह काम करना है, इसके लिए आज की बैठक बुलाई गई है। जिस दिन एक एक जिले में 10-10 हजार कार्यकर्ताओं को मजबूती से आप तैयार कर देंगे, तो फिर, और ये करना ही है। अब आपको ये समय दे रहे हैं, अभी इसका टाइम फ्रेम लिख लीजिए आप लोग।
टाइम फ्रेम क्या है मैं आपसे पूछ करके तय करता हूं, अपनी तरफ से नहीं थोपता हूं आपके ऊपर। गांव बहुत ज्यादा हैं, बूथ भी बहुत हैं, वार्ड और प्रखंड तक तो आप बना सकते हैं ना जल्दी। फिर उसके उन जो आप वार्ड स्तर पर और प्रखंड स्तर पर जिनको जिम्मेदारी देंगे वो भी तो बहुत ऊर्जा वाले, उनसे काम लीजिए। काम लेना आना चाहिए, है ना। तो भाई 10-20 गांव में जो आप प्रखंड बना लीजिए पहले अपने जिले के। एक कार्यकर्ता को एक प्रखंड में 2 दिन जाने की जरूरत है। हमारे पास में 50 कार्यकर्ता भी हैं, तो कितने दिन लग गए जी? 50 कार्यकर्ता यदि एक दिन निश्चय कर लें भाई इस शनिवार रविवार को कोई भी कार्यकर्ता घर नहीं रहेगा, तो ये तो 2 दिन में खड़ा कर दें ये काम। और तुम्हें 2 महीने करने में भी सोच रहे हो कैसे होगा ये है दिक्कत। बुरे लोग कभी भी अपने काम को फैलाने में बढ़ाने में उनको कोई समस्या नहीं, वो कहते हैं ये ऐसा होगा, और हम लोग सोचते कैसे होगा। थोड़ा सा तो निकालना है वक्त है, फिर कहेंगे जो बना तो दिया बाद में संभालेगा कौन। अरे जो गया था वो फोन कर लेगा, एक जगह तो फोन कर ही सकता है, 2 जगह तो फोन कर सकता है, उनसे संपर्क रख सकता है, उनसे मिल सकता है, ऐसे करना होता है काम। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य है विदेशी कंपनियों से, नशा आदि बेचने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों से या राजनीतिक जितनी भी पार्टियां, उन सब से मजबूत अपना संगठन तंत्र खड़ा करना। और उसके लिए जिले में कम से कम 100 से 200 बहुत ही निष्ठावान और बहुत ही समर्पित, समर्थ, प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को तैयार करना। कहां पर? जिला, तहसील, वार्ड और प्रखंड स्तर पर। यह पहली प्राथमिकता। इसके बाद बूथ और ग्राम लेवल तक और मजबूती आएगी उसके अंदर। यह पहला उद्देश्य। दूसरा, और इसी के लिए आपको फिर जाकर के आगे बोलना, इसको करना है अपने को, इस संगठन तंत्र को खड़ा करके फिर आंदोलन के जो आध्यात्मिक और सामाजिक जो लक्ष्य हैं उनको पूरा करना। जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव का जो लक्ष्य है उसको पूरा करना। उसके लिए फिर वहां उसको व्यवहार में लाना। संगठन तो बना दिया, फिर काम में नहीं लाएंगे तो संगठन खत्म हो जाएगा। तो वहां योग की कक्षा चलाना और आंदोलन के लिए लोगों को प्रशिक्षित करना, क्योंकि अब वक्त नहीं रह गया है। अब तो लोकतंत्र का महाकुंभ, ये जो चुनाव है, ये महायुद्ध है चुनाव। अब ये कभी भी हो सकता है। उसके लिए तैयार करना एक एक बूथ के ऊपर, एक एक बूथ पर 11-11 आदमी प्रशिक्षित होने चाहिए जो लोगों को घरों से बाहर निकाल सकें। लोग कहते हैं बाबा जी अपना बेस वोट क्या होगा? मैंने कहा 40 से 50% लोग तो वोट ही नहीं करते। उनको कहेंगे भाई कभी नहीं किया, इस बार तो कर लो। ऐसा एक तंत्र खड़ा कर रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करने में लगा हुआ हूं। इस बार देश को कम से कम 300 जो अच्छे सांसदों की और एक साहसी, जिम्मेदार, ईमानदार, मजबूत प्रधानमंत्री की जरूरत है। तो उसको भारत स्वाभिमान उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। इसके लिए आपको यह तंत्र खड़ा करना है। यह साधारण घटना नहीं है। क्यों बैठक बुलाई है? इस समय तो कोई दिल्ली में आंदोलन नहीं चल रहा, लेकिन जब यह तंत्र आपका खड़ा होगा तो एक जिले से दिल्ली के में भी चुनाव से पहले, अगला ये मुद्दा है, यह हमारा लोकसभा चुनाव से पहले कम से कम एक दिल्ली में बड़ा आयोजन, बड़ी रैली, और 1 से 2 रैली, क्योंकि अपना बड़ा है प्रदेश, कम से कम 2-3 बड़ी रैलियां उत्तर प्रदेश में करनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश के भी कार्यकर्ता आए हुए, उनके लिए भी यही बात। चुनाव से पहले एक बड़ी प्रांतीय रैली और चुनाव से पहले एक राष्ट्रीय रैली भी करनी पड़ेगी। तो ये इसके जो सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन का काम है ये पूरा होगा, नहीं तो खाली ये बातें बातें रह जाएंगी। आप देख रहे हैं कुछ लोग संगठन का दंभ भरते थे, आज 100-200 लोग भी उनको देखने के लिए नहीं मिलते। ये ऐसे नहीं होता है काम। ये तो प्रभु का अनुग्रह है कि आज जो लोग कहते थे हम इस देश को चलाएंगे, हम इस देश के अंदर संगठन है, 100-200 लोग नहीं मिल रहे उनको। आज
जिधर ये भगवान का अनुग्रह है, जिधर हम निकले हैं उधर हर दिन सभाएं जब की हैं और अभी भी हुई हैं, अभी मई महीने से फिर शुरू हो जाएंगी, हर दिन कम से कम 1 से 2 लाख लोगों की सभा होती है हर दिन। वो स्थानीय सभाएं होती हैं। जब प्रांतीय होगा तब फिर उत्तर प्रदेश में हो तो 2-3 लाख लोग एक जगह हो, चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश में करें चाहे लखनऊ में करें, तो कम से कम 2 रैलियां उत्तर प्रदेश में होनी है चुनाव से पहले और एक दिल्ली में। इसकी तैयारी करनी है, एक प्रांतीय और एक राष्ट्रीय रैली की तैयारी आज से शुरू। सेना की तरह काम करना होता है संगठन में। अब यह युद्ध नहीं महायुद्ध है और इसकी तैयारी अभी से आपको करनी है। तो 100 से 200 कार्यकर्ता, प्रशिक्षित कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता, समझदार कार्यकर्ता, जिनको एक बार काम दे दिया फिर पूछना नहीं पड़े, ऐसे होना तो ऐसे ही होना है। ये नहीं कि फिर हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी कह रहे, महिला प्रभारी कह रही, अरे ये तूने क्या कर दिया, ऐसे नहीं, ऐसा करना चाहिए था, ऐसा करना नहीं, ऐसा करना चाहिए था। ऐसा किसी को नहीं कहना पड़े। जो बताया गया वो काम ऐसे ऐसा मिला, अरे यहां तो सब कुछ ठीक ठाक है। कहा गया कि 5 लाख आदमी आने चाहिए, तो 5 लाख से ज्यादा तो हो सकते हैं लेकिन 5 लाख से एक भी कम ना आए, इतना मजबूत होना चाहिए, सेना की तरह संगठन होना चाहिए हमारा। जहां बोला कि यहां 5000 आदमी आए तो 5000, भाई अपने को अभी खाली प्रभारी चलने, चलो अब भाई नीचे के कार्यकर्ताओं को लेना है, गांव के कार्यकर्ताओं को, अब भाई बूथ के कार्यकर्ताओं को लेना है, तो चलो भाई अब हो गए 5 लाख। जब 50,000 को बुलाया जाए तो 50,000 आ जाएं, जब 5 लाख को बुलाया जाए तो 5 लाख आ जाएं। ऐसा मजबूत। जब तक एक हिंदी में इसको बोले सामाजिक और राजनीतिक ताकत के रूप में हमारी शक्ति खड़ी नहीं होगी, हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते देश के अंदर। खाली बातें सुनते रहेंगे, राम राम करते रहेंगे, हमारे आके चरणों में बैठ जाएंगे, चरण धोके भी पी लेंगे, लेकिन बदमाश कुछ करने वाले नहीं है। हमने बहुत देखा इन सबको, इसलिए इन सबकी नाक में नकेल डालने का काम आप लोगों को करना है। इस बेनकेल राजनीति की नाक में नकेल डालने का काम आप लोगों को करना है, यह बड़ा काम है। तो एक सामाजिक और राजनीतिक सात्विक शक्ति खड़ी करनी है, हिंदी में मैंने इसको बोला। और यह हमारे सेवाव्रतियों की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे कार्यकर्ताओं को तरासेंगे, उनको प्रशिक्षित करेंगे। तो आप में से ही जो कार्यकर्ता आदर्श रूप में कार्य करने के लिए तैयार होंगे, उनको हम प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ी जिम्मेदारियां देना चाहते हैं। यह आप कीजिए काम, ये तो काम आपको करके दिखाना है। आयुर्वेद